हेलो बच्चों, तो हम आज अपने रोटेशनल मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किए थे। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन का ही पार्ट है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। अभी तक हम लोग किसी भी रिजिड बॉडी के रोटेशन का स्टडी किए हैं बेटा, बशर्ते कि उस रिजिड बॉडी का रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस हो। सपोज करो ये रिजिड बॉडी है, तो ये इस ये क्या है, एक एक्सिस है जो इस हिंज पॉइंट से पास कर रहा है। इसी के अबाउट ये क्या था, रोटेट करने के लिए फ्री था। यहाँ पे ऐसे देखो कि इसका मोशन सिर्फ इसी प्लेन में था, यानी ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर सकता था इसी प्लेन में, और ये ओमेगा भी क्या कर सकता था, अल्फा से चेंज हो सकता, एंगुलर एक्सेलरेशन से चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे अगर इस बॉडी मोशन को क्या करे, अगर ऐसे ऊपर नीचे करना चाहे इस बोर्ड के प्लेन के अंदर और बाहर ऐसे करना चाहे तो ये नहीं हो रहा था। ऐसे इसको अगर पकड़ के कहीं ले जाना चाहे तो भी नहीं इसका मोशन हो सकता था। यानी इसके मोशन, इस रिजिड बॉडी के मोशन को हम लोग क्या कर दिए थे, लिमिट, कुछ लिमिटेशन लगा दिए थे मोशन पे। यानी इसी को बोलते थे कि इसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर दिए थे। अब सपोज करो कोई लिमिटेशन लगाए ही ना, अगर कोई लिमिटेशन किसी रिजिड बॉडी के मोशन में कोई लिमिटेशन लगाए ही नहीं, तो जो रिजिड बॉडी है रोटेट करेगी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगी। जैसे अगर ये मान लो, सपोज करो कि एक रिजिड बॉडी है, अगर ऐसे इसको फेंक दिया जाए ऊपर, तो ये बॉडी क्या करेगी, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगी, और सेंटर ऑफ मास वी सेंटर ऑफ मास से क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर मान लो ये हमारा रिजिड बॉडी है, यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं। सपोज करो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, और ए जेड एक्सिस। अगर कोई लिमिटेशन ना लगाए तो ये बॉडी क्या कर सकती है, एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकती है, वाई एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकती है, जेड एक्सिस में, यानी तीनों एक्सिस में किसी भी एक्सिस में क्या कर सकती है, ट्रांसलेट कर सकती है किसी भी डायमेंशन में। और साथ साथ क्या कर सकती है, एक्स अबाउट के, एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, और क्या कर सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। लेकिन हमें अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, इंटरमीडिएट लेवल पे, सिर्फ मोशन इन वन टू डायमेंशनल भी नहीं पढ़ना है, मोशन इन वन डायमेंशनल की ही स्टडी करनी है। यानी वो बॉडी क्या करे, एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, जो इस ये जो रिजिड बॉडी है उसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन भी हमें क्या करना है, एक्चुअली एक ही एक डायमेंशन में हमें ट्रांसलेशनल मोशन की भी स्टडी करनी है। बट अगर ट्रांसलेशन मोशन हमारा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में हो, तीनों डायमेंशनल में हो, तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या कर लेंगे, जब एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो वाई और जेड को भूल जाएंगे, जब वाई एक्सिस में ट्रांसलेशन की बात करेंगे एक्स और जेड को भूल जाएंगे, जब जेड एक्सिस में ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो एक्स और वाई को भूल जाएंगे। लेकिन रोटेशन अबाउट, एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन का स्टडी करना है, जो इस बॉडी के प्लेन, बॉडी के मोशन के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ रिजिड बॉडी का मोशन करना है। जो रिजिड बॉडी, मान लो इस सेंटर ऑफ मास, इसका वी सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, और इसका, और ये मान लो ये जेड एक्सिस है, ये बॉडी क्या करेगी, जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगी। हमें सिर्फ ऐसा ही स्टडी अपने इंटरमीडिएट लेवल पे करना है। तो जब इस तरह
क्या मोशन का स्टडी करना हो बेटा रिजिड बॉडी के, इस तरह के कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की स्टडी करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पूरे रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में स्टडी कर लेते हैं। यानी जैसे इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तुम, इस बॉडी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अगर तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि ये बॉडी क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। लेकिन जब ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, और बॉडी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो यानी इन दोनों मोशन के सुपरपोजिशन के रूप में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पहला क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि ये बॉडी अपने अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या कर रही है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है। उसका किसके साथ सुपरपोजिशन लेते हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दोनों का सुपरपोजिशन करके हम लोग पूरे मोशन का स्टडी कर लेते हैं, यानी प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल। ठीक है, अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है, हम लोग सारे प्रिंसिपल के लिए क्या कर लेंगे, इस रिजिड बॉडी के मोशन को दो पार्ट के सुपरपोजिशन के रूप में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस चीज को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन of rigid body studied as superposition of pure translation, superposition of pure translation and pure translation of center of mass, then pure rotation of pure rotation about सेंटर ऑफ, यानी कह सकते हैं हम लोग कैसे स्टडी कर लेंगे बेटा, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। जब ट्रांसलेशन की बात करेंगे रोटेशन को भूल जाएंगे, जब रोटेशन की बात करेंगे तो ट्रांसलेशन को भूल जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेलोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक बेटा, अब यहां पे समझते हैं। सपोज करो, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये रिजिड बॉडी है, और ए इसका बीच में सेंटर ऑफ मास है रिजिड बॉडी का, और ए भी लेंथ हमारा क्या है,
ए भी क्या होगा, L/2, L लेंथ का रिजिड बॉडी है, ए भी क्या हो जाएगा, L/2। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, वी सेंटर ऑफ मास, यानी वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो ए पॉइंट ए ले लिए, ए बी, ए पॉइंट क्या है, सी ले लिए, और यहाँ से एक पॉइंट डी ले लिए, और ये डी क्या है, L/4 डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन के वजह से देखेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन से, तो अगर ये प्योर ट्रांसलेशन कहें बेटा, तो अगर इसका वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास है, तो क्या करेगा, सारा पार्टिकल जो ऑल पार्टिकल अगर प्योर किसी कोई रिजिड बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है बेटा, तो उसके सारे पार्टिकल क्या करते हैं, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी इसका ए पार्टिकल भी, ए पोजीशन पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास के बराबर ही होगी। यहाँ पे जो डी पॉइंट था ये भी क्या करेगा, वी सेंटर ऑफ मास से मूव करेगा, और ये पॉइंट बी जो था ये भी क्या करेगा, वी सेंटर ऑफ मास से मूव। ट्रांसलेशनल हो गया प्लस रोटेशनल। अब यहां पे देखो बेटा, ये पॉइंट अगर ये सेंटर ऑफ मास है, इसी के अबाउट ऐसे ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगी, L/2 है। तो इस पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा, थोड़ा बड़ा लेते हैं, ओमेगा L/2, यहाँ डी पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा L/4, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे पॉइंट पास कर रही है और इसका एक ही डायमेंशन लिए, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा L/2। अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा बेटा, वो दोनों के सुपरपोजिशन के वजह से होगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट मोशन होगा सारे पार्टिकल का, उसको ध्यान से देखना। अगर ये सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, ये तो वी सेंटर ऑफ मास से ही आगे बढ़ेगा। ठीक, और ये पहले से ही इसमें वी सेंटर ऑफ मास था, यानी पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा L/2, और डी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा L/4, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी तो वी सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएगा, या तो यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास ज्यादा हो, या फिर ओमेगा L, तो हम या तो इसकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ मूव करे, या आगे की तरफ मूव करे, या फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो वी सेंटर ऑफ मास है वो ग्रेटर देन है किससे, ओमेगा L/2 से। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, वी सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा L/2। सेम तरह से अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दिया होता तो सेम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, जब हमारी रिजिड बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करे। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे हम लोग अगर लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना,
अगर इस रिजिड बॉडी का हमें क्या कैलकुलेट करना है, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो लीनियर मोमेंटम को क्या P से डिनोट करते हैं, P। तो हमेशा चाहे कैसे भी बॉडी हो, कैसा भी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट शेप की बॉडी हो, या फिर उसका मोशन ही कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे कैसा भी मोशन हो, कैसी भी बॉडी हो, उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा हमेशा मास, टोटल मास मल्टीप्लाई बाई v सेंटर ऑफ मास के बराबर हो। यानी किसी भी तरह की बॉडी हो उसका लीनियर मोमेंटम ऑलवेज, उसका लीनियर मोमेंटम ऑलवेज किसके बराबर हो जाएगा बेटा, p पूरा मास टाइम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से हम लोग हमेशा लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चाहे कैसा भी बॉडी हो या कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो। इसको प्रूफ करके देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका प्रूफ क्या होगा, जैसे किसी भी बॉडी, अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल है तो पी आई एक पार्टिकल जो, यानी जो टोटल लीनियर मोमेंटम है उसको क्या लिख सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारे पार्टिकल होंगे रिजिड बॉडी में, सबके लीनियर मोमेंटम का सम कर देंगे तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करें, टोटल मास, अगर इस टोटल मास से डिवाइड कर ले, यानी मान ले कि बहुत सारे पार्टिकल हैं तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, और इतने से ही क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, m1 प्लस m2 प्लस m3। लोग आई यूज करके हम लोग ऐसे सिंपल में देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्योंकि आई यूज करने से, समेशन का साइन लगाने से बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल है। तो अब यहाँ ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, v सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना हो तो जितने भी पार्टिकल हैं सबका आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये v सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई बाई टोटल मास। यानी ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, कि हमेशा v सेंटर ऑफ मास ए किसी भी रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम दे देता है। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इट नोट लिख लेते हैं। तो ये जो फार्मूला है, इट गिव्स always linear momentum for any kind of body and for एनी टाइप ऑफ मोशन। कैसा भी मोशन हो बेटा और कैसा भी बॉडी हो, सारे केस में जो लीनियर मोमेंटम होगा उस रिजिड बॉडी का, वो किसके बराबर होगा बेटा, वो हमेशा बराबर होगा m मास टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, बट काइनेटिक एनर्जी की जब बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये नहीं होता है बराबर, ऑलवेज नॉट इक्वल टू हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ये ऑलवेज नॉट इक्वल टू इसका होता है। ये कब इक्वल टू होता है बेटा, जब किसी भी रिजिड बॉडी का, जब किसी भी रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल का मोशन
समान हो, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी समान हो, तब क्या कर लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ हाफ एम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर ये बॉडी कब किस किस कंडीशन में इस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा बेटा, कब होगा इक्वल, जब ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करेगी, यानी यहाँ पे ओमेगा और अल्फा क्या हो, दोनों जीरो हो, यानी ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, तब ये हम लिख सकते हैं। अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, किसी भी बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है वो ब्रह्मास्त्र नहीं है। कुछ कंडीशन में ये, जब F इक्वल टू, जब न्यूटन लॉ लगाना हो, F नेट इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम ए सेंटर ऑफ मास, यहाँ वर्क करता है। जब हम लोग लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू लिखना हो, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास टाइम V सेंटर ऑफ मास। जब हम लोग को एंगुलर मोमेंटम लिखना है L, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, I सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। यानी सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट इन सारे केसेस में अप्लाई होता है। बट बेटा जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू हो जाता है हाफ एम। ये ऑलवेज सही नहीं होता है, ये उस कंडीशन में करेक्ट होता है बेटा, किस कंडीशन में, जब रिजिड बॉडी क्या कर रही है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। इसका मतलब उस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल का, रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल का सेम इंस्टेंट पे सेम वेलोसिटी हो, उस कंडीशन में यहाँ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लग जाता है, अदरवाइज नहीं लगता। ठीक है, तो जब कोई बॉडी कंबाइन मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन साथ साथ कर रही है, तो उसके सेंटर ऑफ मास को, उसके काइनेटिक एनर्जी को बेटा आप लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी सेंटर मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों पार्ट इसको लिख लेते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको किस नाम से जानते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा सिस्टम को पोज करके प्रूफ करके देखो, कर पाते हो तुम लोग। ये हमेशा करेक्ट होता है जब हमारा बॉडी कैसा मोशन कर रही हो, रिजिड बॉडी कैसा मोशन कर रही हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। इट इज काइनेटिक एनर्जी, it is kinetic energy for combined translational and जब बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन कर रही हो, उस कंडीशन में ये फार्मूला यूज करते। इसको डिराइव करके देखते हैं बेटा, कैसे डिराइव करोगे। समझो कोई रिजिड बॉडी है और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। एक रिजिड बॉडी ले लिए और उसका क्या ले लिए बेटा, सेंटर ऑफ मास ले लिए। यहाँ से r दूरी पे, वेक्टर r पे कोई पार्टिकल 1m1 मास का कोई एक पार्टिकल है। अगर ए वेलोसिटी क्या कर रहा है, जो रिजिड बॉडी है ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है,
और इसका भी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भी सेंटर ऑफ वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये भी पार्टिकल क्या करेगा, पहले वी सेंटर ऑफ मास से मूव करेगा, फिर रोटेशन के वजह से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मोशन होगा जिससे क्या बोलेंगे, आर ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा। इस एक पॉइंट मास का, जो रिजिड बॉडी का पॉइंट मास है उसकी काइनेटिक, अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे इस बॉडी में, तो ऐसे ही सबका काइनेटिक एनर्जी, सबका समेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ m1, और यहाँ पे v1 कैसे निकालेंगे, v सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे भी कोई दूसरा पार्ट की रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाफ m2 v सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी उसका भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी। यहाँ पे r1 ले लेते हैं, यहाँ पे r2 ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे ही डॉट 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 जितने भी पार्टिकल होंगे सबका काइनेटिक एनर्जी का सम कर देंगे बेटा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे एक टर्म को एक्सपेंड करके देखते हैं, एक टर्म को एक्सपेंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 2 v सेंटर ऑफ मास डॉट r1 ओमेगा इस प्लस r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इतना होगा। अब यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन है, v सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन और r ओमेगा का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा रहेगा, ओमेगा इस एक्सिस के अबाउट रहेगा, और वेलोसिटी ऐसे है, दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हम आराम से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m1 v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, हाफ m1 r1 इसको ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यही होगा। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म अब यहाँ पे देखो m r1 इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे बॉडी का समेशन करेंगे तो आई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी रिजिड बॉडी जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, एक काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा क्या आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, एक क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। ठीक, लेकिन बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक ही एनर्जी होती है, किसी भी पार्टिकल, अगर कोई भी अगर रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है उसमें अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल के काइनेटिक जितने भी पार्टिकल, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लो बेटा और उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक रिजिड रॉड है और इस रिजिड रॉड का मास बेटा 4 kg, 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 4 k
और लेंथ एल इक्वल टू क्या है 4 मीटर, लेंथ 4 मीटर है और इसके 20 सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ओमेगा दिया है जो इसका सेंटर ऑफ मास है ओमेगा इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कितने, ओमेगा कितना दिया बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट एक दिया हुआ है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ए सी क्या सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है डी, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है 1 मीटर है, यानी ये भी दूरी क्या होगा 1 मीटर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड लीनियर वेलोसिटी find linear velocity of point A, B, D. Also find linear momentum of rod and kinetic energy। क्वेश्चन समझ लिए, खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तभी सीखोगे कितना आया है। ठीक, तो पहले हम लोग उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे, पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, एक किसके बराबर होगा हाफ एम बी सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन के वजह से प्लस रोटेशन के वजह से क्या होगा हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ एम दिया हुआ कितना 4 kg, बी सेंटर ऑफ मास दिया है 4 का स्क्वायर, प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करोगे, एम एल स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 ओमेगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 और ये क्या हो गया 32 प्लस यहाँ से एक 2 से एक 2 कट जाएगा और यहाँ से एक कट गया 3 यानी 32/3 और ये क्या हो जाएगा 96 प्लस 32 बाई 3 128। ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जूल। ठीक बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिए। लीनियर मोमेंटम P किसके बराबर होगा, P होगा मास टोटल मास V सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 kg मीटर पर सेकेंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉड। ये दो चीजें हो गई बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो सुपर पोजिशन से क्या करेंगे, हर पार्टिकल हर पोजीशन का क्या हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो V सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो जितना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, अगर इस सेंटर ऑफ मास हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा यानी ए का भी क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, डी का भी क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब ओमेगा से रोटेट कर रहा, ओमेगा क्या दिया हुआ 2 रेडियन पर सेकेंड
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना 4 मीटर, यानी ये 2 मीटर, यानी क्या हो जाएगा ओमेगा एल बाई 2। और यल कितना है 4 है, तो यल 4 है तो 4 का 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो यानी ओमेगा कितना है 2 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन में हो जाएगा ओमेगा एल बाई 2। ओमेगा कितना है 4 इंटू ओमेगा कितना है 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकेंड। तो यानी यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वी ए कितना हो गया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा बेटा, यानी सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। चलो अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एक्सेलरेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, जैसे ये हमारा रिजिड रॉड है, ठीक, और इसका लेंथ क्या, ये क्या है सेंटर ऑफ मास, और इसी के अबाउट क्या है रोटेट कर रहा है ओमेगा, और बी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी ए सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है। यहाँ ओमेगा कितने से चेंज हो रहा है, ओमेगा अल्फा से चेंज हो रहा है। अगर पूरा लेंथ क्या है एल है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट, एक पॉइंट ले लिए ए, दूसरा पॉइंट ले लिए बी, और ये सी है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए बी और सी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ट्रांसलेशन की वजह से देखेंगे। तो ट्रांसलेशन की वजह से ए पॉइंट वी सेंटर ऑफ मास, यहाँ इसका एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास है, और इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन, अगर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा, और ए बी पॉइंट जो बी है इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी के बराबर होगा, और ए सेंटर ऑफ मास। अब रोटेशन के वजह से देखेंगे बेटा, रोटेशन के वजह से तो यहाँ पे इसके अबाउट ए दिया हुआ है ओमेगा, और ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है, अल्फा से। तो अल्फा की वजह से जो ए का एक्सेलरेशन होगा, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन वो कितना होगा, पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन होगा अल्फा आर, यानी ये पूरा लेंथ है क्या है एल बाई 2 है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एल बाई 2 है। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा एल बाई 2 टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। सिमिलरली इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फा एल बाई 2, और इसका एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होगा रोटेशन की वजह से।
अब चूंकि ओमेगा है तो ओमेगा की वजह से एक रेडियल भी एक्सेलरेशन आएगा सेंटर की तरफ, वो कितना हो जाएगा ओमे ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। अब दोनों के सुपरपोजिशन के वजह से एक्सेलरेशन देखेंगे बेटा कितना हो जा रहा है। अब देखो दोनों के सुपर, ए क्या हो गया हमारा ट्रांसलेशनल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया रोटेशनल। और दोनों का एक क्या है सुपरपोजिशन है, तो यहाँ पे सुपरपोजिशन वाला केस देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए का क्या हो गया पहले तो ए सेंटर ऑफ मास प्लस क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा एल बाई टू। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा ए सेंटर ऑफ मास और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा अल्फा एल बाई टू। और ओमेगा की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, इसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। यानी जो एक्सेलरेशन आप एक पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा इन दोनों का सम वेक्टर सम कितना हो जाएगा ए सेंटर ऑफ मास प्लस अल्फा एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया टोटल एक्सेलरेशन हो गया पॉइंट ए का। और एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा पॉइंट सी का एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास के ही बराबर होगा। और एक्सेलरेशन ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा तो ए सपोज करो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ज्यादा है तो ए सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा एल बाई टू का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। इस तरह से बेटा हम लोग क्या करेंगे सुपर पोजिशन ऑफ एक्सेलरेशन डी क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं कितना हम लोग समझे हैं। एक रिजिड रॉड है और इस रिजिड रॉड का मास 12 kg, लेंथ 2 मीटर और इसका V सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड और A सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास ओमेगा है ओमेगा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड और ये जो अल्फा से चेंज हो रहा है अल्फा इक्वल टू कितना है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है क्वेश्चन क्या है मास हो गया लेंथ हो गया सारी चीजें दे दी गई। क्वेश्चन में पूछा गया है एट टी इक्वल टू 0 यानी एट गिवन स्टैंड ऑन द गिवन इंस्टेंट फाइंड। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं बेटा ए पॉइंट है ए पॉइंट है बी। फाइंड एक्सेलरेशन
ऑफ पॉइंट ए एंड बी, also find of also find acceleration of point A and B when the rod rotate थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों कंडीशन में क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड रॉड पूछा गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर समझो, खुद से सॉल्व करके देख लेना, फिर सॉल्यूशन को देखना। ये हमारा क्या था? रिजिड रॉड था, ठीक। और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ था? अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो बी सेंटर ऑफ मास दिया था 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है, पॉइंट ए और बी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इस पूरे मोशन का ट्रांसलेशन देखेंगे। ट्रांसलेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ मास है। ये पॉइंट क्या है? हमारा बी है, और ये पॉइंट क्या है? ए है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। अब यहाँ ट्रांसलेशन की वजह से देखेंगे, ट्रांसलेशन के वजह से। तो यहाँ पे इसका अगर एक्सेलरेशन कितना है? ए सेंटर ऑफ मास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पॉइंट ए का भी क्या हो जाएगा? सेम उतना ही होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी का भी कितना हो जाएगा? सेम उतना ही होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रांसलेशन हो गया। रोटेशन की वजह से देखेंगे। अच्छा, ये सब एक ही डायग्राम में कर लेंगे। अब चूंकि अभी नया नया सीखो, इसलिए हम अलग अलग डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखना, अगर रोटेशन की वजह से देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास कितना से रोटेट कर रहा है? अल्फा से, और ये इसका ओमेगा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 मीटर है, तो ए वाला लेंथ कितना हो गया? 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा आर, तो अल्फा कितना? 1 इंटू 1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी बी का भी अल्फा आर आ जाएगा, एक भी क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ओमेगा की वजह से ध्यान देना, ओमेगा की वजह से क्या होगा? ये रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और वो ए कितना बड़ा? ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 1। कितना होगा बेटा? ध्यान से देखो। अब दोनों का सुपर पोजिशन लेंगे, दोनों का सुपर पोजिशन, दोनों दोनों मोशन का रोटेशन और ट्रांसलेशन का सुपर पोजिशन लेंगे। तो यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास का ध्यान देना। ए सेंटर ऑफ मास, ए पॉइंट कितना है? ए है, ए बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? पहले 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या है? इधर कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर कितना है?
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट रिजल्टेंट किधर डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा बेटा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, सुपर पोजिशन लगाया तो ये क्या हो गया 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी ए कितना आ जाएगा बेटा 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 और 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी 2√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिए। अब जब ए रॉड 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा, तो 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा तो कैसा कंडीशन आया होगा बेटा, जब ये रॉड 90 डिग्री रोटेट किया होगा तो ऐसे बन गया होगा, ठीक। अगर बॉडी रोटेट करेगी बेटा तो क्या हो गया, काम पोजीशन आ गया। अगर उस तरह से ओमेगा उसी डायरेक्शन में और अल्फा भी इसी डायरेक्शन में, ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में, तो बॉडी ऐसे रोटेट की होगी, तो बी वाला पोजीशन ए हो गया, ए बी, और ए क्या हो गया होगा ए, और ए सी है। तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इस कंडीशन में इसका ओमेगा कितना होगा। यहाँ पे ध्यान दो, अल्फा तो अबाउट सेंटर ऑफ मास सेम ही होगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और बॉडी रोटेट किया है तो ए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ए सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं सेंटर ऑफ मास ए का तो डायरेक्शन क्यों चेंज होगा, ए का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, ए तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। ए सेंटर ऑफ मास को कोई बदल नहीं रहा, तो ए सेंटर ऑफ मास इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो कि पहले हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं, एट टी टी इक्वल एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। 90 डिग्री जब रोटेट किया होगा उस समय हमारा ओमेगा कितना हो गया होगा, ओमेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यही होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए कितने का स्क्वायर हो गया बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 है, थीटा कितना है π/2, 90 इक्वल टू क्या 90 डिग्री मतलब π/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 प्लस पाई, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 प्लस पाई। अब इसके एक्सेलरेशन की बात कर ले बेटा, तो पहले ए सेंटर ऑफ मास तो इसी डायरेक्शन में, और ये कितना है ए वाला कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी में इसी अब यहाँ पे देखो अल्फा कितना हो गया, अल्फा टेंजेंशियल की वजह से इस पॉइंट पे कितना हो गया। अब यहाँ पे क्या है ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा 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 आर यानी 1
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ ओमेगा की वजह से आया होगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 4 + पाई, आर कितना है 1, सॉरी 2, लेंथ कितना था 1 मीटर था, 2 मीटर था, तो 1 मीटर यानी 1, और साथ साथ इधर भी ए वाला 4 + पाई × 1। अब पॉइंट ए का एक्सलेशन कैलकुलेट करना है, एक्सलेशन ऑफ पॉइंट ए, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये 3 हो गया और इस डायरेक्शन में कितना हो गया, तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 + पाई का स्क्वायर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर और +1 स्क्वायर। और इसी तरह बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सलेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3a हो गया +a, सब ऐड हो गया, तो क्या हो गया 4 + 7 + पाई का स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और ए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे उतना ही हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में ए एक्स ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह एक्सलेशन का डिस्कशन हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई बॉडी प्योर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करे, कोई बॉडी कैसा मोशन करे बेटा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होना चाहिए, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी, रिजिड बॉडी do not rotate about its center of mass या axis passing through center of mass. Such motion achieved only when, कब अचीव होगा बेटा, when initially omega = 0 and torque about center of mass must be 0, torque about center of mass must be यानी कोई भी बॉडी हो, अगर एक रिजिड बॉडी है, अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन में तभी जाएगी बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन में तभी जाएगी जब इसका इनिशियल जो ओमेगा हो वो क्या हो 0 हो, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टार्क लग रहा हो, किसी भी फोर्सेस का जो टार्क होगा, और टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0। ये नेसेसरी नहीं है कि सेंटर किसी और पॉइंट के अलावा सेंटर ऑफ मास के कोई और पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ए है, तो टार्क अबाउट ए नॉट इक्वल टू 0 मस्ट बी नीडेड। यानी ऐसा नहीं है कि हर रिजिड बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट क्या हो टार्क 0, सिर्फ टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर 0 हो जाएगा किसी भी बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी का, तो बॉडी क्या करेगी, हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन ही करेगी, इनिशियली उसका ओमेगा क्या हो 0। ठीक है, तो कंडीशन फॉर, यहां पे लिखेंगे कंडीशन
when condition for motion start from rest, condition for motion start from rest and प्योर ट्रांसलेशन, यानी कोई भी मोशन रेस्ट से प्रारंभ हो और क्या हो, प्योर ट्रांसलेशन हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है बेटा, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। और नेट टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, नेट टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट इज नॉट नीडेड, it is not needed torque must be 0 other than center of mass, यानी सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट टार्क 0 हो या ना हो, बॉडी क्या करेगी, अगर टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 है तो बॉडी क्या करेगी, प्योर रोटेशनल मोशन करेगी। यहाँ पे दिया हो कि बॉडी क्या हो, रेस्ट कंडीशन से हो, यानी ओमेगा इनिशियल मस्ट बी 0, क्या होना चाहिए, ओमेगा इनिशियल, यानी इनिशियल कंडीशन में जो ओमेगा रहे वो क्या रहे, 0 रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करो तभी तो पता चलेगा कितना सीखे। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है और सेंटर ऑफ मास से x दूरी पे एक फोर्स क्या लग रहा है, 2F, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगना पड़ेगा। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू, फाइंड x सच दैट बॉडी या रॉड, फाइंड सच दैट रॉड या मोशन ऑफ रॉड must be translational या प्योर ट्रांसलेशनल, मस्ट बी प्योर ट्रांसलेशनल। और प्योर ट्रांसलेशनल के लिए क्या देना चाहिए बेटा, टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 एंड टाउ नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी अदर पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में ये डिक्लेयर किया गया है कि टॉर्क हमेशा 0 अगर होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो बॉडी क्या करेगी, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। और किसी पॉइंट के अबाउट अगर इस पॉइंट के अबाउट ले तो यहाँ पे टॉर्क कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये बॉडी क्या रोटेट करेगी, नहीं रोटेट नहीं करेगी। अगर ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क है, टॉर्क अबाउट अगर सेंटर ऑफ मास 0 है तो बॉडी क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी, ओनली रोटेट नहीं करेगी। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, तो एफ, अब अगर इसका लेंथ L ले ले, पूरा लेंथ रॉड का L है, इंटू L/2। तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है, एक रिजिड रॉड है,
रिजिड रॉड है और इस रिजिड रॉड का लेंथ कितना है? लेंथ 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर है और एक फोर्स एफ यहाँ पे लग रहा है, एफ, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कुछ ले लो, सपोज करो यहीं पे एक फोर्स ले लिए, कितना? 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स ले लिए। अब क्या हमें फाइंड करना है? क्वेश्चन क्या है? मोशन, मोशन इज प्योर ट्रांसलेशन विथ एक्सलेशन ए इक्वल टू कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड विद एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया है, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड एफ एंड एक कितनी दूरी पे फोर्स लग रहा है? एक्स दूरी पे। एक क्वेश्चन कर रहा है, एक रिजिड रॉड है जिसका लेंथ 2 मीटर है, उस पे एक फोर्स लग रहा है एफ और एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, जो इंड पॉइंट से एक्स दूरी पे है, और एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया 1 मीटर पर सेकेंड। तब तुम्हें फाइंड करना है एफ, इस फोर्स की वैल्यू फाइंड करो, और ये डिस्टेंस एक्स। ध्यान से करना, बहुत कम लोग सही करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अगर इन दोनों फोर्स का, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है, अगर सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में रहेगा तो कभी क्या होगा? तो कभी टार्क जीरो होगा? नहीं होगा। यानी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होना चाहिए, यानी ए सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, यानी ए वाला डिस्टेंस क्या हो गया? 1 मीटर हो गया, और ए वाला डिस्टेंस भी क्या हो गया? 1 मीटर हो गया। ठीक, अब टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो कर दें तो टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? पहले इस फोर्स का टार्क एफ इंटू एक्स, सॉरी, एफ इंटू 1 माइनस इस फोर्स का इस डायरेक्शन में, उसका इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट, तो 5 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां से बन गया। और यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास दिया, तो एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? टोटल मास और ए सेंटर ऑफ मास। टोटल मास इसका ले लेते हैं, कुछ दिया नहीं था, ठीक है। टोटल मास कितना ले लेते हैं बेटा? मास ले लेते हैं 2 kg ले लो, ठीक। मास ऑफ रॉड 2 kg है, तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ 2 इंटू 1 सेंटर ऑफ मास हो गया। एफ नेट की वैल्यू कितनी लेंगे? तो एफ नेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5, 5, या फिर ऐसे कर लेते हैं, एफ माइनस 5। तो यहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 5। एफ इक्वल टू कितना आ गया? एफ यानी एफ इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 7 न्यूटन आ गया। अब जैसे ही एफ की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 7 इंटू 1 माइनस 5, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो गया? 7, यानी 7 इक्वल टू क्या हो गया? 5, 1 माइनस एक्स, यानी 7 इक्वल टू हो गया 5 माइनस 5x।
अगर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 इक्वल टू माइनस एक्स, तो यक्स कितना हो जाएगा, 2/-5। ये गलत आ रहा है। यहाँ 7 हो गया, यानी 7 × 5, 5 - x। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा बेटा, यक्स कितना हो जाएगा, 2/5, यानी 0.4 मीटर। यानी यक्स कितनी दूरी पे होना चाहिए बेटा, यक्स यहाँ से कितना होना चाहिए, 0.4 मीटर। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा, तो थैंक यू।